कोफिया फ़लस्तीनी मज़ाहमत की शनाख्त बनने वाला रुमाल क्या है और ये इतना मशहूर कैसे हुआ? 7 अक्टूबर को इसराइल पर हमास के हमले और जवाबी कार्रवाई के तौर पर गजा की पट्टी पर इसराइली हमले ने एक तरफ तबाही और मौत की कहानियों को जन्म दिया है तो दूसरी जानिब दुनिया भर में दोनों तरफ के हक में या सिर्फ खत्ते में अमन के क़याम के लिए मुजाहरे भी शुरू हुए। फ़लस्तीन के हक में होने वाले मुजाहरों में शरीक अफराद चाहे वो अरब हों या ना हों को रिवायती कोफा पहने देखा गया है। किसी ने इसे सर पर ओढ़ा तो किसी ने गर्दन में कोफिया डालकर फ़लस्तीन की हिमायत का इजहार किया। कोफिया को नज़रअंदाज करना मुश्किल है, यकीनन ये एक सादा सा रुमाल से बढ़कर है। बहुत से फ़लस्तीनियों के लिए ये मज़ाहमत और जद्दोजहद की अलामत और एक ऐसा सियासी और सकाफती आला है जिसकी अहमियत में 100 साल के दौरान इजाफा हुआ है। कुछ लोग इसे फ़लस्तीन का गैर सरकारी परचम भी कहते हैं, लेकिन इस मखसूस कपड़े की कहानी क्या है और इसकी अलामती हैसियत और अहमियत की कहानी क्या है? कोफिया का आगाज़। चंद मौरखीन के मुताबिक कोफिया की इब्तिदा 27वीं सदी ईस्वी में इराक के शहर कोफा से हुई और इसी वजह से इसका नाम कोफिया पड़ा। एक और वजाहत के मुताबिक कोफिया इस्लाम से पहले ही वजूद रखता था। सच जो भी हो, हकीकत ये है कि वक्त के साथ इसके इस्तेमाल में इजाफा होता चला गया, लेकिन इब्तिदा में इसकी वजूहात सियासी या सकाफती नहीं थीं। 20वीं सदी के आगाज़ पर कोफिया को देहात के शहरी या अरब बुद्दू सूरज की हिद्दत, तेज़ हवा, सहरा की रेत या सर्दी से बचने के लिए उड़ा करते थे। फ़लस्तीनियों के शहर में इसे पहनने का रिवाज ज़्यादा नहीं था, जहाँ फेस पहनने का रिवाज आम था। फेस जिसे तुर्बिश भी कहा जाता है, एक लाल रंग की टोपी थी जो सल्तनत उस्मानिया के बादशाह महमूद दोम के दौर में मशहूर हुई। तहकीक के मुताबिक सन 1930 के आसपास कोफिया की अहमियत फ़लस्तीनी माशरे में बढ़ना शुरू हुई और तभी इसके इस्तेमाल में इजाफा हुआ। सन 1930 में फ़लस्तीन बरतानिया के ज़ेरे असर आ चुका था। पहली जंग अज़ीम में सल्तनत उस्मानिया की शिकस्त के बाद फ़लस्तीन समेत मशरिक़ वस्ता का बेशतर हिस्सा लीग ऑफ नेशंस के फैसले के तहत मुख्तलिफ इत्तेहादी क़ुव्वतों में तकसीम कर दिया गया। सन 1930 में फ़लस्तीन बरतानिया के ज़ेरे असर आ चुका था। पहली जंग अज़ीम में सल्तनत उस्मानिया की शिकस्त के बाद फ़लस्तीन समेत मशरिक़ वस्ता का बेशतर हिस्सा लीग ऑफ नेशन के फैसले के तहत मुख्तलिफ इत्तेहादी क़ुव्वतों में तकसीम कर दिया गया था। फ़लस्तीन 1920 से 1948 तक बरतानिया के ज़ेरे असर रहा, ताहम इस दौरान मकामी फ़लस्तीनी में बेचैनी बढ़ गई क्योंकि उनके ख़याल में बरतानिया सियोनी मंसूबे की हिमायत कर रहा था, जिसके तहत इस खत्ते में एक यहूदी मुल्क कायम करने की तैयारी हो रही थी। यही वो वक्त था जब यूरोप से मशरिक़ वस्ता की जानिब बड़ी तादाद में यहूदी आबादकारों ने भी रुख करना शुरू कर दिया। इस बेचैनी के बायस अरब कौम परस्तों ने बगावत की, जिसे अजीम अरब बगावत के नाम से जाना जाता है, और ये सन 1936 से 1939 तक जारी रही। इस दौरान खत्ते में तनाव बढ़ा और कोफिया ने भी अहम किरदार अदा किया। जीन नाइनीन नीदरलैंड की एम्स्टर्डम यूनिवर्सिटी से ताल्लुक़ रखने वाली एक मौरख़ हैं जिन्होंने कोफिया पर तहकीक कर रखी है। उन्होंने बताया कि फ़लस्तीनी बरतानिया से मायूस हो चुके थे और मज़ाहमत कर रहे थे। इस दौरान ये ज़रूरी था कि मज़ाहमत करने वालों की शनाख्त मुमकिन हो, और यूं कोफिया बरतानी हुक्काम को कंफ्यूज करने की हिकमत अमली का अहम जज़ बन गया। 1938 में बगावत के सरबराहों ने शहरी इलाकों में बसने वाले तमाम अरब बाशिंदों को कोफिया पहनने का हुक्म दिया। जिनका कहना है कि यूं एक शख्स को दूसरे से मुमताज़ करना मुश्किल हो गया और बागियों के लिए नकलो हरकत आसान हो गई, क्योंकि बरतानवी हुक्काम मुकम्मल तौर पर इस हिकमत अमली से कंफ्यूज हो गए। चंद हिकायतों के मुताबिक बरतानिया ने कोशिश की कि कोफिया पर पाबंदी आयद की जाए, ताहम इसमें कामयाबी नहीं हो सकी। एनो नंगाला ने कोफिया की माशरती और सियासी तारीख पर किताब लिखी है। उनका कहना है कि कोफिया एक मौसर अस्करी हिकमत अमली का हिस्सा था
لیکن یہ ایک متحدہ مزاحمتی تحریک کی علامت بھی بن گیا۔ وہ کہتے ہیں کہ 1938 میں اس کپڑے نے فلسطینی ثقافت میں اس لیے اہمیت اختیار کر لی کیونکہ اندرونی اختلافات کے باوجود ایک قومیت پرست مہم میں اتحاد قائم کرنے کے لیے اختلافات کو ایک طرف رکھ دیا گیا تاکہ نوآبادیاتی نظام کے خلاف اکٹھے ہو کر مخالفت کی جائے۔ جن کا مزید کہنا تھا کہ اس وقت سے ہی کوفیہ فلسطین حق کے خود ارادیت، معاشرتی انصاف اور اتحاد کی علامت بنا۔ یہ باغیوں کے لیے ایک اہم پیغام تھا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ کوفیہ کا مطلب کیا ہے؟ کوفیہ کی مختلف اقسام ہیں اور سب کے رنگ بھی مختلف ہیں، تاہم فلسطینیوں میں سب سے زیادہ رواج سیاہ اور سفید کوفیہ کا ہے۔ کوفیہ میں 3-4 نمایاں چیزیں ہیں۔ زیتون کے پتے، اس کے علاوہ علاقے میں زیتون کے درختوں کی علامت ہونے کے ساتھ ساتھ زمین سے تعلق کی علامت بھی ہیں۔ لال رنگ فلسطینی مچھیروں کی نمائندگی کرتا ہے، ان کا بحیرہ روم سے تعلق بھی ثابت کرتا ہے، جبکہ کالا رنگ فلسطین کے ہمسایوں کے ساتھ روایتی اور تجارتی راستوں کی نمائندگی کرتا ہے۔ کوفیہ بین الاقوامی سطح پر کیسے مشہور ہوا؟ 1930 کی بغاوت کے بعد کوفیہ فلسطین شناخت کا لازم و ملزوم حصہ بن گیا۔ مورخین کہتے ہیں کہ جب اسرائیل کے قیام کے بعد لاکھوں فلسطینیوں کو جبری طور پر بے دخل کیا گیا، اس کی علامت کی شدت میں اضافہ ہوا۔ تاہم 1960 سے قبل کوفیہ بین الاقوامی سطح پر زیادہ مشہور نہیں تھا۔ عالمی سطح پر کوفیہ کی شہرت کا سہرا یاسر عرفات کو دیا جاتا ہے، جو بذات خود فلسطینی مزاحمت کا چہرہ بنے۔ یاسر عرفات کی کوئی تصویر ایسی نہیں ہے جس میں ان کو کوفیہ کے بغیر دیکھا جا سکے۔ 1974 میں اقوام متحدہ میں فلسطینی حق کے خود ارادیت پر تقریر کرتے وقت بھی انہوں نے کوفیہ پہن رکھا تھا۔ 20 سال بعد جب ان کو امن کا نوبل انعام دیا گیا تب بھی وہ کوفیہ اوڑھے ہوئے نظر آئے۔ جن کا کہنا ہے کہ یاسر عرفات کوفیہ اوڑھ کر ایک سیاسی بیانیہ دیتے ہیں۔ وہ احتیاط سے اسے اس طرح اوڑھتے ہیں کہ دائیں کندھوں پر ایک تکون کی شکل بنتی ہے جو 1948 سے قبل فلسطین کے نقشے جیسا تھا۔ اینو لنگالا کے مطابق 1967 کی 6 دن کی عرب اسرائیل کے بعد اسرائیل حکام نے فلسطینی پرچم پر پابندی لگا دی تو کوفیہ کی علامتی اہمیت میں اضافہ ہو گیا۔ وہ کہتے ہیں جیسے جیسے فلسطینیوں کی اجتماعی شناخت اور ان کی زمین پر ان کے حق و لاحق خطرات بڑھنے لگے، کوفیہ جیسی ثقافتی علامات جو اتحاد اور شناخت کی علامت بنی تھی زیادہ اہم ہو چکی۔ یوں فلسطین کے حق میں بننے والے پوسٹر اور سیاسی تصاویر میں کوفیہ نظر آنے لگا اور خواتین نے بھی اسے اوڑھنا شروع کر دیا۔